गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिडन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे वर्ब के बारे में और हमने लास्ट में छोड़ा था, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो अब इस वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी के अंदर रखेंगे और कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल के अंदर रखेंगे, कौन सी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो मॉडल का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का काम भी करती हैं, और कौन सी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो मुख्य वर्ब का सहयोग किए बिना खुद ही मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं। तो हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की तो कुल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं? 24। कितनी होती है? 24। अगर सीधा आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है तो अपना जवाब होगा 24। अब ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी ऑक्सिलरी, AUXILIARY, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी लिखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक तो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा गया मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है, अब हम पढ़ेंगे इनका विस्तार से। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ गया एक वर्ड है डू, यानी डू की फॉर्म, एक हो गया बी की फॉर्म और एक हो गया हैव की फॉर्म। यानी वर्ड जो डू है, जो बी है, बी को बेस फॉर्म कह सकते हैं हम, यानी बी एक बेस फॉर्म है और इन डू का, बी का और हैव का जितनी भी फॉर्म और बनती है वो हम लिखेंगे। जैसे डू की फॉर्म बन गई एक खुद डू, एक हो गया डज और एक हो गया डिड। ये तीन फॉर्म हो गई। डू और डज दोनों ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, डिड सेकंड हो गई। अगर इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो हो गया डन, DONE। डू और डज दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों का प्रयोग कैसे होगा? जैसे याद रखने का तरीका है, डज, डज के लास्ट में क्या है? एस फॉर सिंगुलर, यानी जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट की हम चर्चा कर चुके हैं। ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, जैसे कोई दो आदमियों का नाम हो सकता है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो ये सारी क्या आ गए? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आएगा डू और सिंगुलर के साथ आएगा डज, और डिड है वो पास्ट में आएगा। ये दोनों प्रेजेंट के सूचक हैं। डिड आएगा पास्ट में। पास्ट में किस में? एक तो डिड खुद सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट में मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में, और एक सिंपल पास्ट के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है। बी की फॉर्म हो गई इज, एम, आर, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, यानी ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नाउन के साथ आ जाएगा इज, आई के साथ प्रयुक्त होगा एम, और वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होगा आर, ये प्रेजेंट में। और इसका पास्ट फॉर्म हो गया वॉज और ए वर। जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, वंस देयर वॉज ए लॉयल, एक बार एक शेर था, तो वहाँ पर जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है बल्कि वो मैन वर्ब के रूप में होता है। इसी प्रकार हमने सेंटेंस पढ़े थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो हम ये नहीं
रट सकते कि इज है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पे जो इज है वो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस है वो एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का ही है। कैसे कि ये इज है वो बी की फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज। इज के लास्ट में क्या है एस, तो इसको भी हम याद रख सकते हैं, ये भी किसी रूप में है सिंगुलर रूप में। एम है वो आई के साथ आएगा और आर आएगा प्लूरल के रूप में। और इसका पास्ट फॉर्म हो गया वॉज और वर। एक फॉर्म है हैव की फर्स्ट फॉर्म हो गई हैज और हैव दोनों, और सेकंड फॉर्म हो गई हैड। अगर इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, लेकिन हमको यहाँ पर 3 रखनी है। अब बात रही हैज़ और हैव, जब दोनों फर्स्ट फॉर्म है तो इनका यूज़ कैसे होगा? जिस प्रकार डू और डज का यूज़ होता है, जिस प्रकार डू और डज का यूज हमने पढ़ा था कि डू और डज का उपयोग कैसे करेंगे, वैसे ही बिल्कुल प्रयोग होगा हैज़ और हैव का। हैज़ के लास्ट में क्या है एस, तो एस फॉर सिंगुलर करने का मतलब सिंगुलर के साथ क्या प्रयुक्त होगा हैज़, और प्लूरल के साथ क्या प्रयुक्त होगा हैव। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आई हैव ए कार। ये तो सेंटेंस हो गया आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन हम कहेंगे उसके पास एक कार है, तो उसको लिखेंगे ही हैज़ ए कार। ये नहीं कि ही आ गया तो हैव के लास्ट आगे एस लगा कर इसको बना दे, ये गलत हो जाएगा। हैव के आगे एस लगा के नहीं बनेगा, क्योंकि इसका खुद का सिंगुलर फॉर्म है वो क्या है हैज़। तो ये कई बार गलती कर देते हैं हमें कि हैव के आगे एस लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी वो कितनी हुई 11, इनकी संख्या कितनी हुई 11। अब टोटल कितनी है 24, तो ये हम बता सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होंगी 13। मॉडल में और प्राइमरी में अंतर क्या है कि जो प्राइमरी है वो मैन वर्ब के रूप में भी काम में आ सकती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम में आ सकती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो मैन वर्ब के रूप में काम में नहीं आ सकती, बल्कि इनके साथ मैन वर्ब प्रयुक्त होती है, वो भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। आप देखो मॉडल ऑक्सिलरी कौन से हैं, जैसे एक है कैन, पहला कौन सा हुआ कैन। कैन तो है प्रेजेंट का सूचक, और कैन का पास्ट रूप क्या होगा कुड, कैन का पास्ट रूप क्या होगा कुड। इसी प्रकार अगला है मे का पास्ट रूप कौन सा हो गया माइट, मे का पास्ट रूप कौन सा हो गया माइट। कैन का पास्ट रूप है कुड, मे का पास्ट रूप है माइट। इसी प्रकार विल का पास्ट रूप कौन सा हो गया वुड, विल का पास्ट रूप कौन सा हो गया वुड। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। अब विल के बाद आ गया सेल, तो इसी प्रकार सेल का पास्ट रूप कौन सा हो गया शुड, सेल का पास्ट रूप कौन सा हो गया शुड। यानी ये एल यहाँ पर साइलेंट है, इसको शुल्ड मत पढ़ देना, क्या है ये शुड, कि इसको कुल्ड शुल्ड ऐसे पढ़ देते हैं, लेकिन ये एल क्या है कुड शुड। अगला है कैन का पास्ट रूप है कुड, मे का पास्ट रूप है माइट, विल का पास्ट रूप है वुड, सेल का पास्ट रूप है शुड। आगे है मस्ट क्या काम करता है, मस्ट है वो नेसेसिटी बताता है, आवश्यकता बताता है, यानी बाध्यता हो, ये हमें किसी काम को करने के लिए कंपल्सन यानी बाध्यता बताता है, अनिवार्यता बताता है। आगे वाला है नीड नॉट, उससे आगे वाला हो गया डेयर और यूज्ड टू। तो हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक कौन सा बच गया कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर, यूज्ड टू। 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया ओड टू, OUGST ओड टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनकी संख्या कितनी होगी 13। तो इस प्रकार हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी को पढ़ा। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी तो जैसे हमने नॉर्मल सांत्र ये किया है कि एक सेंटेंस है,
ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती हैं, यानी ये खुद मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, हमने पढ़ा था अभी, आई हैव ए कार, यानी आई सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव के साथ भी क्या आएगा, आई के साथ कौन सी, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव भी प्लूरल फॉर्म हो गई। अगर मैं आई के जगह लिखता हूँ ही, तो यहाँ पे आएगा हैज़, ही हैज़ ए कार। अब ये नहीं होगा कि ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हैव के आगे हम एस लगाकर इस वर्ब को सिंगुलर बना दें, क्योंकि हमने बेसिक टर्म के अंदर पढ़ा था कि जब वर्ब के आगे एस ई एस और आई ई एस लगता है तो वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर, वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। और जब हम नाउन के आगे एस ई एस और आई ई एस लगाते हैं तो नाउन हमेशा क्या बनती है, प्लूरल। अब ये तो हो गया अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात। अब हम करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की चर्चा। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर, यूज्ड टू और टू। अब इसके अंदर 3 जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं कौन कौन सी, एक तो नीड नॉट, एक डेयर और यूज्ड टू, ये मॉडल का काम भी करती हैं और इस मॉडल के अलावा एक काम और करती हैं, जैसे नीड और डेयर, ये मॉडल का काम भी कर सकती हैं प्लस ये मैन वर्ब का काम भी कर सकती हैं। यानी इनका जो प्रयोग है ये स्वयं मैन वर्ब के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती हैं और जो एक यूज्ड टू वर्ड है ये मॉडल के रूप में भी प्रयुक्त होता है प्लस एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त है, यानी विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो इसलिए हम नीड, डेयर और यूज्ड टू को कहेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी जो नीड है, डेयर है और यूज्ड टू, नीड और डेयर ये दोनों किसका काम करेंगे, ये मॉडल का तो करेंगे प्लस मैन वर्ब का काम भी करेंगे। और जो यूज्ड टू वर्ड है ये मॉडल का काम तो करेगा ही करेगा प्लस से एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, इस सेंटेंस के माध्यम से हम इन सभी नीड का, डेयर का, यूज्ड टू का, इन सभी का एक सेंटेंस के आधार पर हम पढ़ेंगे कि इनमें ये मैन वर्ब के रूप में और मॉडल के रूप में कैसे प्रयुक्त हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल है, दे नीड बुक्स। अब आप बता सकते हो क्या कि यहाँ पर जो नीड वर्ड है इस सेंटेंस में, जो ये नीड वर्ड है वो किस रूप में प्रयुक्त है, ये यहाँ पर मॉडल के रूप में है या मैन वर्ब के रूप में है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये जो नीड है वो यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में, किसके रूप में, मैन वर्ब के रूप में। क्यों कि अगर ये नीड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो अपने साथ अलग से मैन वर्ब को लेता, लेकिन नीड के बाद में कोई भी मैन वर्ब नहीं है, सीधा नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो नीड है यहाँ पर किस रूप में है, मैन वर्ब के रूप में, न कि मॉडल के रूप में। अगर एक और सेंटेंस पढ़ें, दे नीड नॉट गो देयर, दे नीडेंट बोल सकते हो, नीड नॉट बोल सकते हो, दे नीडेंट गो देयर, उन्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। और दे नीड बुक्स, उन्हें पुस्तकों की आवश्यकता है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस के अंदर जो नीड वर्ड प्रयुक्त हुआ है वो किस रूप में है। तो यहाँ पर जो नीड है वो मॉडल के रूप में कह सकते हैं, एज ए ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब रूप के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गो है वो क्या किसका काम कर रही है, मैन वर्ब के रूप में। तो समझ आया अंतर कि जो नीड, डेयर और यूज्ड टू ये तीनों मॉडल्स में ऑक्सिलरी तो लगभग सारी हैं कि जो मैन वर्ब का काम भी कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये स्वतंत्र हैं, ये खुद भी प्रयुक्त हो सकती है मैन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने साथ एक अतिरिक्त मैन वर्ब को भी ले सकती है। लेकिन जो ये मॉडल ऑक्सिलरी है इसमें नीड को, डेयर को और यूज्ड टू को छोड़ करके बाकी सारी मैन जो मॉडल हैं वो अपने साथ मैन वर्ब का प्रयोग करती हैं, अपने साथ मैन वर्ब को लेती हैं। तो नीड, डेयर और यूज्ड टू को अपने इस अलग गुण के कारण कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब।
जैसे एक सेंटेंस पढ़ा है हमने, दे नीड बुक्स, उन्हें पुस्तकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो नीड है इसके बाद कोई मैन वर्ब नहीं है, तो अलग से मैन वर्ब नहीं है, तो ये नीड है वो खुद मैन वर्ब का काम कर रहा है। सी दे नीड नॉट गो देयर, उन्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो नीड है इसके साथ अलग से कौन सी वर्ब प्रयुक्त हो रही है, गो, ये गो मैन वर्ब का काम कर रही है। और ये बात ध्यान रखना है कि मॉडल के आगे मॉडल अपने साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेता है। अब आप इसको इतना समझने के बाद उतारिए और फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके और अधिक एग्जाम्पल। यूज अभी हमने पढ़ा था नीड के एग्जाम्पल, यानी बात पहले की थी हमने नीड, डेयर और यूज्ड टू की। ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, नीड, डेयर और यूज्ड टू, कि ये जो तीनों मॉडल ऑक्सिलरी हैं ये हेल्प मॉडल का भी काम करती हैं, और ये जो नीड और डेयर है ये मैन वर्ब का काम भी करती हैं, और यूज्ड टू है वो एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो नीड के बारे में हमने एग्जाम्पल है पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डेयर के एग्जाम्पल। ही डेयर्स, he dares to oppose his teacher. He dares to oppose his teacher, यानी ही वह डेयर साहस करता है, टू ओपोज विरोध करने का, हिज टीचर मैंने अपने अध्यापक का। तो अब ये जो डेयर्स है ये ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डेयर के हमने आगे क्या लगा दिया, एस। तो यहाँ पर जो डेयर है वो किस रूप में है, मैन वर्ब के रूप में। यहाँ जो डेयर जो वर्ड है वो किसके रूप में है, मैन वर्ब के रूप में। अब यहाँ पर इस ऐसे सेंटेंस में गलती करने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। क्यों कि हम इस ओपोज को मैन वर्ब मान लेते हैं, ये ओपोज मैन वर्ब नहीं है, क्योंकि एक बात तो ये यहाँ से क्लियर हो रही है कि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डेयर के आगे क्या लगा दिया हमने, एस। अन्यथा मॉडल की विशेषता होती है कि मॉडल के आगे कभी भी एस, ई एस या आई एस नहीं जोड़ा जाता। जैसे ऐसे नहीं होता कभी कि कैन से, वुड से, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो डेयर है कि यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमको डेयर को भी क्या बनाना पड़ा, सिंगुलर। तो ही डेयर्स टू ओपोज हिज ए टीचर, तो यहाँ पर तो जो डेयर है वो किसके रूप में है, मैन वर्ब के रूप में। एक अगला सेंटेंस में लिखता हूँ, ही डेयरंट कम हेयर, ही डेयरंट कम हेयर। अब यहाँ पर जो डेयर है ये जो मैन वर्ब के रूप में है, इसका हिंदी अर्थ होता है साहस करना। क्या अर्थ होता है, साहस करना, यानी डेयर जो मैन वर्ब के रूप में, इसका अर्थ क्या है, साहस करना। ही डेयरंट कम, अब यहाँ पर जो कम है, यहाँ पर जो कम वर्ड है वो किसके रूप में प्रयुक्त हो रहा है, मैन वर्ब के रूप में। यानी ये है जो कम वर्ड है ये किसके रूप में है, मैन वर्ब के रूप में। और यहाँ पर जो डेयर है वो किसके रूप में है, मॉडल के रूप में। मॉडल कह सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो। तो आपने समझा, पहले हमने नीड का एग्जाम्पल पढ़े थे, अब हमने पढ़ लिया डेयर के कि डेयर सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर डेयर के हमने आगे क्या लगा दिया, एस। तो ये डेयर्स है ये भी क्या बन गई, सिंगुलर फॉर्म बन गई वर्ब की। और यहाँ पर जो डेयर के आगे कम मैन वर्ब आ रही है, तो यहाँ पर डेयर मॉडल के रूप में और ये कम क्या है, मैन वर्ब के रूप में। अब हम पढ़ेंगे यूज्ड टू के रूप में। यूज्ड टू किस किस का काम करता है, यूज्ड टू एक तो मॉडल का काम करता है। यूज्ड टू किसका काम करता है, एक तो मॉडल का, और एक मैंने आपको बताया कि मॉडल है मॉडल या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डी जे के साउंड में डी साइलेंट होता है, ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव। यानी जो यूज्ड टू है वो मॉडल का भी काम करता है और किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। तो इनको हम कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसका एक सेंटेंस है, ही यूज्ड टू कम हियर, ही यूज्ड टू कम हियर।
वह यहाँ आया करता था, यानी यूज्ड टू के आगे मैन वर्ब कौन सी है? कम। कौन सी है? कम। यानी कि यहाँ पर जो यूज्ड टू प्रयुक्त हुआ है, ये यूज्ड टू मॉडल के रूप में है। ये किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? मॉडल के रूप में। ये जो यूज्ड टू प्रयुक्त हुआ है ये किसके रूप में है? मॉडल के रूप में। और ये कम है, कम जो वर्ड है ये किसके रूप में है? मैन वर्ब के रूप में। तो पहला जो यूज टू का हमने प्रयोग पढ़ा था किसके रूप में? मॉडल के रूप में। तो मॉडल का एग्जाम्पल था। अब हम पढ़ेंगे यूज टू का प्रयोग है एडजेक्टिव के रूप में, कि एडजेक्टिव काम कैसे सकता है? आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट ए नाइट। अब यहाँ पर देखिए एम अलग दे रखा है, यूज टू दे रखा है और स्लीपिंग भी दे रखा है। ऐसा लगता है कि एम है वो भी हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू भी मॉडल का काम कर रहा है और स्लीपिंग मैन वर्ब की दो कैसे प्रयुक्त हो गए? तो यहाँ पर ये जो यूज टू है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है? एम। हेल्पिंग वर्ब का इस सेंटेंस में कौन कर रहा है? काम है एम। और स्लीपिंग है, इसको कह सकते हैं जेरंड। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये तीन मॉडल ऐसी हैं। नीड, यूज्ड टू और डेयर, ये तीन ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी थी जिसमें नीड और डेयर ये किसका काम कर रही थी? मैन वर्ब का काम भी करती हैं, प्लस ये मॉडल के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। तो और एक था यूज्ड टू, ये यूज्ड टू किसका काम कर रहा है? कि मॉडल का काम भी करता है प्लस एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो ये मॉडल के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है? और जो नीड और डेयर है ये मैन वर्ब के रूप में और मॉडल के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, ये हमने इन एग्जांपल्स की सहायता से पढ़ा। तो अब आप इनको उतारिए समझने के बाद। ऑक्सिल अभी हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब्स को, ऑक्सिलरी प्राइमरी और मॉडल के पढ़ने बाद अब अगली जो वर्ब है वो है लिंकिंग वर्ब। इन चीज़ों को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी आगे ग्रामर्स के टॉपिक पढ़ोगे तो बार बार ये नाम आएंगे, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब। तो ये अगर शुरुआत में हम इस चीज़ को जान लेते हैं तो फिर पूरे ग्रामर में हमारे दिक्कत नहीं आएगी। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। इसमें जो हैव है, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में लिए जाते हैं। और हैज और हैव के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। लेकिन इस सेंटेंस में हैव के साथ थर्ड फॉर्म में नहीं, यानी हैव के अलावा वर्ब भी नहीं है। थर्ड फॉर्म तो अलग बात है, हैव के अलावा कोई वर्ब भी नहीं। इस सेंटेंस में वर्ब है तो वो कौन सी है? हैव है। एक जैसे सेंटेंस है, सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल। इसमें भी जो इज है, इज, एम, आर, ये जो वर्ब है हेल्पिंग रूप के रूप में ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में काम में ली जाती है। लेकिन इनके आगे मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग इज, एम या आर के साथ प्रयोग होता है। इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें इज के आगे कोई वर्ब प्रयुक्त है ही नहीं। तो यहाँ पर जो इज, सीता इज ए गर्ल, इस सेंटेंस में जो वर्ड इज है वो यहाँ पर मैन वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है, आई हैव ए बुक, इस सेंटेंस में जो है वर्ड है वो मैन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता तो इसके आगे मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? थर्ड फॉर्म। अगर इज
हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता तो इसके साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, फोर्थ फॉर्म। तो अपने इसी सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस के आधार पर भी हम लिंकिंग वर्ब की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि जब ऑक्सिलरी वर्ब किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को सपोर्ट नहीं करती है, जब ऑक्सिलरी वर्ब किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को सपोर्ट नहीं करती है बल्कि स्वयं मैन वर्ब की तरह ही प्रयुक्त होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब कोई ऑक्सिलरी AUXILIARY, जब कोई ऑक्सिलरी वर्ब किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को, किसी वाक्य में मैं लिख सकते हैं, किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि स्वयं ही मैन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, तो उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब का मतलब हुआ जहाँ लिंक बने, जैसे सीता इज ए गर्ल, यहाँ पर गर्ल और सीता का क्या बन रहा है, लिंक बन रहा है। यहाँ पर इसका संबंध बन रहा है कि गर्ल कौन है, सीता ही है। सीता कौन है, ये सीता क्या है, सीता एक गर्ल है, सीता एक लड़की है। तो सीता तो हो गई सब्जेक्ट, इज हो गया मैन वर्ब, यानी इसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और गर्ल क्या हो गई, नाउन। अब ये है कि यहाँ पर इस एक गर्ल को हम ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं, जबकि लिंकिंग वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को प्रयुक्त नहीं करती है। तो ये एक गर्ल क्या बच गया, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे सीता, इस सेंटेंस को हम यहाँ लिखते हैं, सीता इज ए गर्ल। सीता इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज को हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब, और गर्ल क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, पहले कॉम्प्लीमेंट को परिभाषित करने से पहले हम इसको समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है। आपने हिंदी व्याकरण में एक नाम सुना होगा, पूरक। हिंदी व्याकरण में आपने जब वाक्य नाम का टॉपिक या वाक्य पढ़े हैं तो वहाँ पर आपने उद्देश्य की भी चर्चा की है, विधेय की भी चर्चा की है, क्रिया की भी चर्चा की है। तो एक नाम वहाँ पर आता है पूरक। तो पूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसको पूरा कर रहा है, यानी ये सीता, ये गर्ल वर्ड है जो किसके लिए आया है, सीता के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो जो सब्जेक्ट को पूरा करता हो, ये सब्जेक्ट के लिए जो वर्ड प्रयुक्त हुआ हो उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ हो उसे क्या कहेंगे हमें, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को परिभाषित करेंगे हमें, देखो COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, पूरक। अर्थात कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है, कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में
सब्जेक्ट व वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। अब एक तो हमने सेंटेंस देख लिया कि सीता इज ए गर्ल। एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, वी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर। अब इसमें देखिए जो ये वी है ये क्या है, ये वी है वो ये सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या है ये मैन वर्ब है, और राम इस सेंटेंस में क्या है ऑब्जेक्ट है, और आवर मॉनिटर ये क्या हो गया, ये बाकी जो बच गया। यानी हमने इसके अंदर किसको चुना है, मॉनिटर, मॉनिटर चुना है राम को, और मॉनिटर स्वयं क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये जो मॉनिटर वर्ड है वो किसका विस्तारक है, किसके लिए, किसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वी के बारे में दे रहा है या राम के बारे में दे रहा है। यानी मॉनिटर कौन चुना गया है, मॉनिटर राम चुना गया है। हमने तो चुना नहीं कि हम चुने गए, मॉनिटर कौन चुना गया है, राम चुना गया है। तो ये जो मॉनिटर वर्ड है वो किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसको स्पष्ट कर रहा है, ये राम को स्पष्ट कर रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब है हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। और जो सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है वो तो हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है वो कौन सा हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको समझ में आया। इस सेंटेंस में जो राम है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और जो मॉनिटर वर्ड है वो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको इंग्लिश का जो बेसिक टर्म का जो टॉपिक था वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।